जय हिंद। मैं हूं रोहित सिंह। आपका अपना चैनल RSR हॉट ट्रिक्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी का देख रहे हैं, वो भी ज्ञान बिंदु के फुल नोट डिटेल्स, वो भी सब्जेक्टिव देख रहे हैं। आज की चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आज की सेशन में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, पौधे और मानव में उत्सर्जन देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर हम लोग 1 से 9 तक के कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। और बता दें, अगर आप करंट अफेयर्स के लिए कहीं अगर परेशान होते हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से ठीक है जुड़ सकते हैं। यहाँ पे रोज़ हम लोग 5 से 6 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो ये वीडियो देखने की आप हैबिट डाल लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बता दें कि ये है हमारा बिहार वाला, ठीक है। ये अप्रोक्स आपको देख लेनी चाहिए अगर किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर बिहार से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बिहार के एग्ज़ाम में अगर बिहार से प्रश्न आएगा तो आपको अप्रोक्स यहीं से आएगा। 10 क्वेश्चन में से आप 7 से 8 प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। ये भी बता रहे हैं, इसमें हमको पढ़ाई नहीं, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया है। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। इसमें खनिज, रामशास्त्र, सभी कुछ का बात की है। प्रश्न यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो ये आप वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बता दें कि अगर किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं PDF फाइल के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि वन डे वन चैप्टर है तो अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वन डे वन चैप्टर मामूली है। आप यकीन मानिए कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से आगे निकलेंगे अगर आप ये वीडियो का पूरा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, बट 5 से 10 मिनट बैठते हैं फिर वो उठ जाते हैं। और यकीन मानिए कि आप अगर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सजीवों का जीवन बनाए रखने हेतु उनके शरीर में स्थित सभी कोशिका नियंत्रण कार्य करते रहता है। कोशिकाओं का अधिकांश कार्य जैव रासायनिक क्रियाओं के रूप में होता है। कोशिका में होने वाला समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। जीवों के शरीर में होने वाला उपापचय के दौरान जहाँ एक और कई महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण होता है जो सजीव के जीवन बनाए रखने हेतु आवश्यक है, वही दूसरी ओर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। उपापचय के दौरान शरीर में निर्मित हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ का शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। पोषण तथा श्वसन के तरह उत्सर्जन एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। शरीर के कोशिकाओं में होने वाले समस्त जैव रासायनिक प्रक्रिया जलीय माध्यम में ही संपन्न होता है, अतः शरीर में जल का संतुलित मात्रा का होना अति आवश्यक है। सजीवों के शरीर में जिस प्रक्रिया के द्वारा जल का संतुलन बना रहता है उसे ओस्मोलुगुलेशन कहते हैं, ठीक है। सजीवों के शरीर में उत्सर्जन तथा ओस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। उत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे तथा मानव शरीर दोनों में होता है, परंतु अलग अलग तरीके से प्रकृति ने पौधे तथा जंतु मानव में इस प्रकार सामंजस्य बिठाया है कि जो जंतु के लिए उत्सर्जन युक्त पदार्थ है वह पौधे के लिए उपयोगी है, तथा जो पौधे के लिए उत्सर्जन योग्य है वह जंतु के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पौधे में सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन देख लेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पौधे में उत्सर्जन, उसके बाद हम लोग मानव में उत्सर्जन देखेंगे। तो पौधे में उत्सर्जन कैसे देखेंगे? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ
बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और उनका भी निर्माण धीमी गति से होता है। पौधे में जंतुओं की भांति उत्सर्जित योग्य पदार्थ को बाहर निकालने हेतु कई उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात पौधे में उत्सर्जन तंत्र नामक कोई रचना नहीं होती है। पौधे में बनने वाला अपशिष्ट तथा उत्सर्जन युक्त पदार्थ निम्नलिखित तरीके से बाहर निकल जाते हैं। जैसे पौधे में बनने वाला गैसीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प को पौधे रंध्र तथा वातारंध्र के द्वारा विसर्जन विधि से वायुमंडल में निष्कासित कर देते हैं। पौधे में बनने वाले ठोस एवं द्रव अपशिष्ट पदार्थ जैसे टेनिन, रेजिन, गोंद, लैक्टेस को पौधे पत्तियां, छालों तथा फलों से संचित करते हैं। पत्तियों को गिराकर, छाल छुड़ाकर और फलों को गिराकर पौधे इन ठोस और द्रव अवशेषों से छुटकारा पा लेते हैं। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थ को विसरण विधि द्वारा सीधे जल में ही निष्कासित करते हैं तथा कुछ स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थ को मृदा से भी निष्कासित करते हैं। पौधे में जंतुओं के भांति वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता क्योंकि पौधे में कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधे के लिए अनुपयोगी होते हैं, परंतु ये अनुपयोगी पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। अब जंतुओं में उत्सर्जन देखेंगे हम लोग। जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले पदार्थ के मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आते हैं। इन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में अमोनिया जंतुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यह अमोनिया जंतुओं के शरीर में अमीनो अम्ल, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। जंतुओं में उत्सर्जन योग्य पदार्थ के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया अमोनियोटैलिक। जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनियो के रूप में उत्सर्जित होता है तो इस प्रकार के जंतु अमोनियोटैलिक कहलाते हैं। जलीय एक कोशिकीय जंतु प्रोटिस्टा, जलीय कीट स्पंज, पॉरीफेरा, हाइड्रा, सिलेंट्रा, मछलियां, मेढक के टेडपोल लार्वा अमोनियोटैलिक जीव के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा का है यूरोटैलिक। जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के रूप में उत्सर्जित होते हैं तो ऐसे जीव को यूरोटैलिक कहा जाता है। एम्फीबिया वर्ग के व्यक्ष जीव, स्तनधारी वर्ग के जीव जैसे मनुष्य, ये यूरोटैलिक जीव के उदाहरण हैं। अब यूरोकोटैलिक, ऊपर था यूरोटैलिक, नीचे है यूरोकोटैलिक। ठीक है। यूरोकोटैलिक जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं तो ऐसे जीव को यूरोटैलिक कहा जाता है। स्थल कीट, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के जीव यूरोकोटैलिक की श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त उत्सर्जित पदार्थ के अलावे अनार्थिन तथा युगानिन नामक उत्सर्जित पदार्थ क्रमशः पक्षियों तथा मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु में उत्सर्जन हेतु अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया कोशिका के सतह से विसरण विधि द्वारा संपन्न होता है। जंतु जगत के विभिन्न फाइलम के जीवों में पाए जाने वाले उत्सर्जित अंग, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो जंतु जगत में विभिन्न फाइलम के जीवों में पाए जाने वाले उत्सर्जित अंग जैसे प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा तथा सिलिनेट्रा, इसमें जो उत्सर्जित अंग होता है कोशिका के सतह या देह भित्ति से विसरण द्वारा होता है। ठीक है। प्लेटीहेल्मिस चपटा या फीता कृमि होता है या फैलम कोशिका द्वारा ये उत्सर्जित करते हैं। स्केलेमेंथिज जो गोल कृमि कहते हैं ये रिनेट कोशिका द्वारा करता है।
एनेलिडा जैसे जोंक केचुआ ये नेफ्रिडिया द्वारा अपना उत्सर्जन करता है। मोलस्का जिसे घोंघा या ऑक्टोपस कहते हैं, ये नेफ्रिडिया या बिक्र तथा कैवर अंग द्वारा ये उत्सर्जन करता है। इकाइनोडर्माटा जिसे स्टार फिश कहते हैं, ये श्वसन वृक्ष तथा ट्यूफुट द्वारा ये अपना उत्सर्जन करता है। अर्थोपोडा कीट मकड़ी जो मालपीस जीएन नली द्वारा ये करता है। प्रोटोकोडा जो सोलोनोसाइटस द्वारा ये करता है, और कार्डेटा जो मनुष्य जो किडनी द्वारा उत्सर्जन करता है। अब हम लोग मानव का उत्सर्जन देखेंगे। किसका देखेंगे? मानव का उत्सर्जन। मानव शरीर में उत्सर्जन हेतु एक विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नली, ठीक है, जिसे यूट्रस कहते हैं, और एक मूत्राशय और एक मूत्र नली आते हैं। नर मानव में उत्सर्जन तथा प्रजनन मार्ग एक ही होता है, परंतु मादा मानव में जिसे फीमेल यानी कि उत्सर्जन और प्रजनन मार्ग अलग अलग होते हैं। अब मानव किडनी के बारे में अब हम लोग देख लेंगे। मानव शरीर में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। प्रत्येक किडनी ठोस, गहरे, भूरे लाल रंग की होती है, जिसकी आकृति सेम की जैसी होती। कैसी होती? जिसकी आकृति सेम के बीज के समान होती है। प्रत्येक किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक किडनी का भार 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी की बाहरी सतह उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स तथा भीतरी सतह अवतल यानी कि कॉन्वेक्स होता है। किडनी की भीतर अवतल सतह को हाइलम कहा जाता है, और हाइलम के भीतर पाए जाने वालों के समान रचना को पेल्विस कहते हैं। किडनी के हाइलम वाले भाग से ही विक्र यानी कि धमनी किडनी में प्रवेश करती तथा विक्र शिरा बाहर निकलती, और किडनी के हाइलम वाले भाग से मूत्रवाहिनी नली निकलती है जो मूत्राशय से जुड़ा रहता है। किडनी के बाहरी परत पर संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशी का बना एक परत होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। किडनी का आंतरिक भाग दो स्पष्ट भागों में बांटा रहता है, जिसमें बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के मेडुला भाग का निर्माण 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं के द्वारा होता है। इसे बिग शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग शंकु कहते हैं। प्रत्येक किडनी में सूक्ष्म लंबी तथा कुंडलित नालिका पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का व्यास 20 से 60 एमयू तथा लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना को 5 भागों में विभक्त किया गया। ये 5 भाग है: बोमेन्स कैप्सूल, सेमीफत कुंडलित और नलिका, और हेनलेकूप दुरुस्त कुंडलित नलिका तथा संग्राहक नली। मानव किडनी की मुख्य कार्य है रक्त से यूरिया को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना। किडनी का यह कार्य नेफ्रॉन के द्वारा ही संपन्न होता है। विक्र धमनी किडनी में यूरिया युक्त रक्त को लेकर प्रेशर करता है तथा साफ रक्त पुनः विक्री शिरा के द्वारा किडनी से बाहर आता है। नेफ्रॉन के अग्रभाग की संरचना कप यानी कि प्याला के समान होता है। इसे ही बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में विक्र धमनी की शाखाएं केस नलियों का गुच्छा बनती है जिसे ग्लोमेरुलम कहा जाता है। रक्त छानने की प्रक्रिया नेफ्रॉन ग्लोमेरुलम में ही होता है। ग्लोमेरुलम का एक सिरा विक किडनी धमनी से जुड़ा रहता है। यह सिरा अभिवाही धमनिका कहलाता है। ग्लोमेरुलम का दूसरा सिरा को अपवाही धमनिका कहते हैं। यह विक सिरा से जुड़ा रहता है।
किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को अलग करने तथा मूत्र निर्माण का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यह कार्य बोमेंस कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में रक्त के यूरिया, ग्लूकोज, लवण आदि छानकर बोमेंस कैप्सूल के दीवारों से छनते हुए बिक्र नलिका में आता है। रक्त में स्थित प्रोटीन के लिए बोमेंस कैप्सूल की दीवार अपरामय होता है, जिसके कारण रक्त से प्रोटीन नहीं छन पाता है। किडनी द्वारा प्रति मिनट फिल्ट्रेट यानी कि रक्त का छानना की गई मात्रा को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का फिल्ट्रेट रेट जो होता है 125 ml प्रति मिनट होता है। 180 लीटर प्रतिदिन होता है, परंतु मनुष्य के दोनों किडनी से प्रतिदिन 1200 से 1500 ml रक्त गुजरता है। उसके बाद क्या, ट्यूबल पुनर्वसोषण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पदार्थ जब बिक्र नलिका से होकर गुजरता है तो बिक्र नलिका के विभिन्न भाग को कोशिकाएं उसमें उपस्थित उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विभिन्न प्रकार के आयन, अतिरिक्त जल का पुनर्वसोषण कर लेता है। बिक्र नलिका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पदार्थ 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। शेष 1% भाग मूत्र के रूप में परिवर्तित होती है। दोनों किडनी द्वारा प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण किया जाता है। ट्यूबल शोषण क्या है, एक्सक्रीशन। ट्यूबल एक्सक्रीशन यानी कि शोषण। मूत्र निर्माण के द्वारा नेफ्रॉन की नलिकाएं H+ और K+ तथा अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है, जो मूत्र के साथ मिल जाता है। उपयुक्त तीनों चरण के पूरा होने के बाद रक्त से अतिरिक्त यूरिया निकल जाता है तथा मूत्र का निर्माण हो जाता है। मूत्रवाहिनी नली द्वारा मूत्राशय में आ जाते हैं तथा मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं और इस तरह उत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो जाती है। वयस्क मनुष्य के मूत्राशय में 250 से 300 ml मूत्र जमा हो जाता है, परंतु 1500 ml मूत्र के जमा होते ही मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, जिसे मिक्सचुरेशन कहते हैं। अब मानव मूत्र की बात आई है, तो मानव मूत्र के बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो हल्के पीले रंग का होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। मूत्र का विशिष्ट घनत्व 1.015 से 1.025 तक होता है। मानव मूत्र में 96% जल होता है, शेष 4% ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिया की मात्रा 2% होती है तथा शेष 2% में यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अमोनिया, लवण, कुछ मिनरल आयन भी होते हैं। मूत्र का pH मान 6 होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है। मूत्र का pH परिसर 4.5 से 8.2 तक होता है। रक्त में यूरिक अम्ल की समान मात्रा 2.3 mg से 100 ml होता है। मूत्र के माध्यम से प्रतिदिन 1.5 से 2 mg यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित विशेष रंजक यानी कि पिगमेंट यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र त्याग का मात्रा बढ़ना डाययूरेसिस कहलाता है। मूत्र त्याग का मात्रा बढ़ना डाययूरेसिस कहलाता है तथा जो पदार्थ मूत्र त्याग की मात्रा को बढ़ाते हैं उसे डाययूरेटिक कहा जाता है।
यूरिया तथा ग्लूकोज डाययूरेटिक पदार्थ है, यह मूत्र स्राव को बढ़ा देता है। ठीक है। और डिस्क्रेसिस प्रोटीन युक्त भोजन के अभाव में भी उत्पन्न होता है। अब किडनी की अभियंता, किडनी की अनियमितता, किडनी की अनियमितता देखेंगे। मूत्र की संरचना में जब कोई असमान पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है तब किडनी की कार्य प्रणाली बाधित हो जाता है। किडनी की कुछ असमान अवस्थाएं निम्नलिखित है, जैसे ग्लाइकोसिरिया। क्या है? ग्लाइकोसिरिया। जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति में ग्लाइकोसिरिया कहा जाता है। इस बीमारी को डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है। जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो इस स्थिति को ग्लाइकोसिरिया कहा जाता है और इस बीमारी को डायबिटीज कहलाता है। ठीक है। अब क्या है? यूरेमिया। मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। अब क्या है? ये ओलिगुरिया एंड एनुरिया। कभी कभी संक्रमण या उच्च रक्तचाप के कारण ग्लूमेरुलस, क्या है? ग्लूमेरुलस तथा बोमेंस कैप्सूल खराब हो जाते हैं, जिससे रक्त छानने की क्रिया धीमी पड़ जाती है। इस स्थिति में ओलिगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगुरिया कहते हैं। जब रक्त छानने की प्रक्रिया रुक जाती तो इस स्थिति में एनुरिया कहते हैं। हेमाटूरिया। मूत्र में रुधिर कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की उपस्थिति, ये हेमाटूरिया कहलाता है। एल्बुमिनिया। जब रक्त में एल्बुमिनिन प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तब यह मूत्र के साथ बाहर निकलती है। इस स्थिति में एल्बुमिनिडस कहते हैं। इस बीमारी को नेफ्रेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रेटिस कहते हैं। ये है हीमोग्लोबिनुरिया। क्या है? हीमोग्लोबिनुरिया। मूत्र के साथ जब हीमोग्लोबिन रजक निकलने लगते हैं तो इस स्थिति को हीमोग्लोबिनुरिया कहते हैं। अगला है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। एंटी डायबिटीज इंसिपिडस। जब मूत्र के साथ जल अधिक मात्रा से बाहर निकलने लगे तो इस स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। यह तब होता है जब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा वैसोप्रेसिन हार्मोन का कम स्राव होता है। ठीक है। वैसोप्रेसिन की सुई लेने से यह समस्या दूर हो जाती है, जिस कारण वैसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक, मूत्र रोकने वाला हार्मोन कहते हैं। अगला है रीनल किलाई। क्या है? रीनल किलकाई। जब किडनी में अघुलनशील लवण के क्रिस्टल जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने लगते हैं तो इन्हें रीनल किलकाई कहते हैं। समान बोलचाल की भाषा में इसे पथरी कहा जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में किडनी का कार्य एक अति विकसित मशीन के द्वारा करवाया जाता है। यह मशीन डायलिसिस, क्या है? डायलिसिस मशीन कहलाता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। यह मशीन एक कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करता है। गौरतल है कि यह इस मशीन का निर्माण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पानी साफ करने के लिए हुआ था, परंतु आश्चर्यजनक तरीके से इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में भी होने लगा है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त धमनी से निकलकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसे डायलिसिस मशीन में भेज दिया जाता है। मशीन द्वारा रक्त शुद्ध होने के बाद उसे शरीर के तापक्रम में लाकर रोगी के शरीर में
शिराओं के माध्यम से भेजा जाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहलाता है। यह अत्यंत विकसित तथा खर्चीली विधि है। अब हम लोग सहायक उत्सर्जी अंग पढ़ेंगे, ये अंतिम है। तो त्वचा, मनुष्य के त्वचा में संवेद ग्रंथि तथा सीबम ग्रंथि पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है एवं शरीर में जलन एवं लवणों की मात्रा भी नियंत्रित रखता है। मनुष्य के पसीने में जल, लवण, यूरिया, एमिनो अम्ल आदि पाया जाता है। मनुष्य के पसीने में जल, लवण, यूरिया और एमिनो अम्ल पाया जाता है। पसीने की प्रकृति अम्लीय होती है। त्वचा में सीबम ग्रंथि तैलीय पदार्थ या सीबम स्रावित होता है जो त्वचा तथा बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। फेफड़ा, श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निष्कासन फेफड़ा द्वारा ही होता है। फेफड़ों के द्वारा प्रतिदिन 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड तथा 400 ml जल शरीर से निकलता है। यकृत यानी कि लीवर, शरीर में प्रोटीन के पाचन के उपरांत एमिनो की उत्पत्ति होती है। यह शरीर के लिए विषैला होता है। यकृत विषैला अमोनियो को यूरिया में बदलता है। यूरिया रक्त में आ जाता है, अतः मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर आ जाता है। बड़ी आंत, पाचन के दौरान बनने वाली घुलनशील लवण जैसे लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट आदि तथा अपचय भोज्य पदार्थ को बड़ी मात्रा में मल के रूप में शरीर से बाहर निकलने का कार्य रखती है। इस प्रकार हम लोग का चैप्टर नंबर 10 समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक मोटिवेट बनता है, तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी स्टडी ग्रुप हो फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।